हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूनिट 3 के 60 क्वेश्चंस, है ना। यूनिट 3 है वेक्टर स्पेसेस और आज हम उसके 60 क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हमारी आने वाली ओरल एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं हमारे लिए। हो सकता है कि आपकी ओरल एग्जामिनेशन में जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए वो सभी के सभी हम लोग इस पीपीटी में कवर कर चुके हैं। तो अगर आप लोग ये वीडियो पूरा कंप्लीटली देख लेंगे तो आपका उस यूनिट का ओरल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। Question number 1. If Q is the set of rational number and R is the set of real number, then which is not vector space? ना क्वेश्चन पूछा है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर या फिर सेट ऑफ रियल नंबर में से वेक्टर स्पेस कोई है कि नहीं है। तो एक्चुअली वेक्टर स्पेस दो वेक्टर स्पेस के लिए हमें दो एंटिटीज चाहिए होती है, ठीक है। एक होगा हमारा वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें और कोई एंटिटी दी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग सेम वेक्टर स्पेस को मान रहे हैं कि वो सेम फील्ड अपनी ही फील्ड के ऊपर वैलिड होगा या नहीं। तो यहाँ पे जो हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है ना, तो Q इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड Q। तो जो रैशनल नंबर्स है वो ओवर द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स वेक्टर स्पेस होते हैं। उसी तरह जो रियल नंबर्स भी होते हैं वो भी अपनी ही फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस होते हैं। देयरफॉर Q एंड R both are vector spaces over their respective fields. Now question number 2. If Vf is a vector space, then for any A belonging to F and alpha belonging to V, A into minus alpha is equal to, है ना। तो वेक्टर स्पेसेस की डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है ना, कि A into minus alpha is equal to minus of A alpha. Question number 3. The set of vectors 3, 5 and 15, 25 is, ठीक है। तो हमें देखना है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो उसके लिए पूरा सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। तो हम लोगों ने क्या करा कि अल्फा 1 और अल्फा 2 नाम दे दिया हमने इन दोनों वेक्टर्स को, ठीक है। और जो A1 और A2 है ये फील्ड के दो हमने एलिमेंट्स दिए और फिर हमने A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो A1 इंटू 3,5 प्लस A2 इंटू 15,25, उस पर हमने दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया है। तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 3A1 प्लस 15A2 5A1 प्लस 25A2 इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ठीक है। इज इक्वल टू 0 वेक्टर आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे दो इक्वेशंस बन गई हैं और फिर उन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद हमारे पास A1 और A2 की वैल्यू आ जाएगी। और ऐसा होता है कि अगर आपके पास A1 और A2 की, है ना, A1 A2 A3 जितने भी हैं उनकी वैल्यू अगर आपके पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है तो आपका जो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। नॉन ट्रिवियल मतलब जो कि जीरो ना हो, ट्रिवियल सॉल्यूशंस मतलब जिसके अंदर जीरो के अलावा और कुछ ना हो, ठीक है। तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि सॉल्यूशन ट्रिवियल है, इसका मतलब सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 0 0, है ना, ऐसे आएंगे। और जिनका सॉल्यूशन ट्रिवियल होता है वो होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4. द स्पेस 0 इज कॉल्ड, यस, it is a vector space containing only zero vectors, therefore it is a trivial vector space. In vector space alpha beta belonging to V and A belonging to F, then A into alpha minus beta is equal to, this is also a property of vector space, है ना। तो A into alpha minus beta is equal to A alpha minus A beta. If C is the set of complex number and R is the set of real number, then which set is a vector space, C over R और R over C? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स वेक्टर स्पेस स्पेसिफाई होते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स आर वेक्टर स्पेसेस। इफ टू अल्फा बीटा बिलोंगिंग टू वी, है ना, ये अल्फा बीटा वेक्टर्स हैं जो कि वी के अंदर है, आर लीनियरली डिपेंडेंट, देन अल्फा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो इसका आंसर है कि इफ अल्फा इज लीनियरली डिपेंडेंट देन वन मेंबर ऑफ अल्फा कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर्स, ठीक है। अगर आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट सेट है और उसके अंदर कोई एक एलिमेंट है तो वो प्रीवियस एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8. इफ एवरी सुपरसेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज, ठीक है, a superset of a linearly dependent set is linearly independent. अगर आपके पास linearly dependent set है तो उसका superset भी linearly dependent होगा। Question 9. If two vectors are linearly dependent, then neither of the vectors is a multiple of the other. जी हाँ, ये भी linear dependency की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो वेक्टर्स आपस में linearly dependent है तो वो, है ना, एक दूसरे के मल्टीपल नहीं हो सकते, है ना। उसके उनके वेक्टर्स जो है वो एक दूसरे के मल्टीपल नहीं हो सकते। Question number 10. The intersection of arbitrary collection of vector subspaces is always a subspace.
जी हाँ, अगर आप है ना जितने भी सबस्पेस लेंगे उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट सेट आएगा वो भी जो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी सबस्पेस ही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, the union of two vector subspaces is a vector subspace if and only if, है ना दो वेक्टर सबस्पेसेस का अगर हम यूनियन करेंगे तो वो भी सबस्पेस होता है, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है? आंसर में क्या लिखा है? लेट W1 एंड W2 बी टू वेक्टर सबस्पेसेस, है ना, देन W2 यूनियन W1 यूनियन W2 इज अ सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ W1 is a subset of W2 और W2 is a subset of W1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो वेक्टर सबस्पेसेस हैं उनका यूनियन करा तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, है ना, वो भी सबस्पेस तब होगा या तो W1 W2 के अंदर हो या तो W2 W1 के अंदर हो। क्वेश्चन नंबर 12, every linearly independent subset of a finitely generated vector space VF forms a part of a basis, है ना। ये हमारी एक्सटेंशन थ्योरम लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज दिस इज अ थ्योरम, है ना, एक्सटेंशन थ्योरम बोलते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13, द सेट ऑफ वेक्टर्स S इज इक्वल टू V1 V2 से लेके Vm तक इन अ वेक्टर स्पेस V इज कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रोवाइडेड दैट द ओनली सॉल्यूशन टू द इक्वेशन इज C1 V1 प्लस C2 V2 से लेके Cm Vm इज इक्वल टू 0, है ना। इसको हमने पहले इसको हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था क्या कि दैट अगर आपके पास सॉल्यूशन जो आपके कांस्टेंट्स है ना, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है C1 C2 Cm, वहाँ पे A1 A2 थे, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे बोल रहा है कि जो सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होगा? जब आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। C1 से लेके Cm तक की जितने भी C की वैल्यूज है सब जीरो होंगी, तब जाके आपका सॉल्यूशन आएगा, तब जाके आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा और आपका जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, वेक्टर्स, है ना, तीन वेक्टर दिए हुए हैं, ठीक है, और हमको क्या प्रूव करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। तो हम लोग इन तीन वेक्टर्स की नेमिंग कर देते हैं कि अल्फा 1 हो गया 2 2 -3, अल्फा 2 हो गया 0 -4 1 और अल्फा 3 हो गया 3 1 4, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं लिखा लेकिन वेक्टर सब यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है V3 ओवर द फील्ड ऑफ R, है ना, R क्या है? रियल नंबर। और V3 स्पेसिफाई कर रहा है कि मतलब जो वेक्टर स्पेस है उसके अंदर तीन कोऑर्डिनेट्स आएंगे, ठीक है, तीन कोऑर्डिनेट्स वाले वेक्टर्स होंगे। तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो तीनों वेक्टर्स है वो V3 के अंदर है, ठीक है। और फिर A1 A2 A3 अपन ने तीन एलिमेंट्स ले लिए रियल नंबर वाले सेट के जो कि फील्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद देन A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से हमें मिलेगी तीन इक्वेशन। और इन तीन इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? हम लोग ना इन तीन इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स का एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे जो इक्वेशंस थी 2 0 3 2 -4 1 -3 1 4, यहाँ पे ना हमने उनका रो वाइज जमा के उनका हमने एक मैट्रिक्स बना लिया है, ठीक है। और हमने उस मैट्रिक्स का नाम दे दिया है A। हम लोग उस मैट्रिक्स का क्या करेंगे? उस मैट्रिक्स का निकालेंगे डिटरमिनेंट, और अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आएगा नॉन जीरो तो इसका मतलब जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स A है वो आ जाएगी उसके ऑर्डर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको निकाला डिटरमिनेंट आ गया -64 जो कि नॉन जीरो है ना। तो इसका मतलब रैंक आ गई 3, क्यों? क्योंकि इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 3, तो रैंक आ गई 3, है ना। तो अगर रैंक 3 आ जाती है मैट्रिक्स की तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना वो होता है उसका सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इसका मतलब जितने भी वैल्यूज है ना A1 A2 A3 ट्रिवियल सॉल्यूशन, A1 A2 A3 तीनों की वैल्यू 0 होगी और तीनों की वैल्यू 0 हो गई, इसका मतलब वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। यहाँ पे हमने जो कॉन्सेप्ट यूज किया ना वो हम लोगों ने डिस्कस करे हैं किसके अंदर? कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, इस नाम से एक वीडियो अपलोडेड है चैनल के ऊपर, आप लोग वहां पर जाइए और वहां पे आप लोग इसको और डीप में समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लेट VF be a finite dimensional vector space, the number of elements in any two bases are same, है ना। ये भी एक थ्योरम है। वो थ्योरम ये कहती है कि अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है ना, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो उसके जितने भी आप उसके दो बेसिस लोगे ना तो उन दोनों बेसिस के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 16, a vector space VF is a direct sum of subspaces W1 and W2 if and only if W1 intersection W2 equal to 0. The necessary and sufficient condition for a non-empty subset W of a vector space VF to be a subspace of V if for A and B belongs to F and alpha beta belongs to
अल्फा बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। इसका आंसर है कि अगर आपका ए अल्फा और बी बीटा डब्ल्यू में होता है तभी आपका जो डब्ल्यू है वो एक सबस्पेस कहलाएगा, ठीक है। द बेसिस ऑफ V2R इज 1 0 और 0 1। V2R क्या होता है? V2R मतलब ऐसा वेक्टर स्पेस जिसके अंदर ना दो कोऑर्डिनेट्स में एलिमेंट्स हो, ठीक है। यहाँ पे 1 0 और 0 1। सिमिलरली द बेसिस ऑफ V3R इज, इसके अंदर V3R मतलब हमने पहले डिस्कस करा था कि ऐसा वेक्टर स्पेस जिसके अंदर तीन कोऑर्डिनेट्स वाले वेक्टर्स हो। तो यहाँ पे हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स वाले वेक्टर का बेसिस आता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, which is not a condition for a non-empty subset W of a vector space VF to be a subspace of V। इसके अंदर ये बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या है कि ना नीचे तीन कंडीशंस दी है और इन तीन कंडीशन में से ऐसी ही कंडीशन जो कि किसी सबसेट को किसी वेक्टर स्पेस के लिए सबस्पेस होने के लिए वैलिड नहीं है। मतलब ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई वेक्टर सबस्पेस है ना और फिर उसका आप कोई सा नॉन एम्प्टी सबसेट लोगे, ठीक है, तो उस सबसेट को सबस्पेस बनने के लिए कुछ कंडीशन चाहिए होती है ना, कुछ कंडीशन फॉलो करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इन तीन ऑप्शन में से एक ऐसी कंडीशन भी दी है जो फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो वो कंडीशन है ऑप्शन नंबर सी, ए अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू, है ना। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है ना, किसी भी सबसेट को ऐसी कोई कंडीशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है सबस्पेस बनने के लिए। बाकी ऊपर जो दो कंडीशन रही है ए और बी वो लगभग सेम ही है ना, कि ए अल्फा माइनस बी बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। ए अल्फा प्लस बी बीटा भी बिलोंग करता है और ए अल्फा माइनस बी बीटा भी बिलोंग करता है डब्ल्यू में। सिमिलरली ए अल्फा बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड ए प्लस अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू ना, दोनों ए और बी लगभग दोनों सेम ही कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 21, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस possesses a basis। this theorem is, yes, this is existence theorem है ना। existence theorem ये कहती है कि every finite dimensional vector space के पास एक ना एक basis होता ही होता है। question number 22, let Vf be a vector space then for any a belonging to f alpha belonging to v, है ना, alpha is a vector belonging to v and a alpha is equal to 0। तो इन लोगों ने हमें क्या दिया, कुछ कंडीशन दी है और हम लोग उससे कुछ प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोगों ने क्या करा कि ए अल्फा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है, और जो ए है वो नॉन जीरो है। अगर ए नॉन जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और ए का इनवर्स कहाँ एग्जिस्ट करता है, हमारे फील्ड के अंदर, ठीक है। तो ए अल्फा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है तो ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए हमने ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड को, है ना। और फिर जो ए इनवर्स इनटू 0 हुआ तो 0 से कुछ मल्टीप्लाई करके 0 ही बन जाएगा। लेकिन लेफ्ट साइड में ए इनवर्स इनटू ए ना, किसी भी आप एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1, ठीक है। तो 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 0, है ना। सिमिलरली हम लोगों ने ए अल्फा इज इक्वल टू 0, फिर हम लोगों ने प्रूफ किया कि जो अल्फा है वो एक नॉन एम्प्टी, अल्फा 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब अल्फा का भी इनवर्स है, ठीक है। इस पर हमने अल्फा के इनवर्स को मल्टीप्लाई किया दोनों साइड और फिर यहाँ पे हमने ए इज इक्वल टू 0 प्रूव कर दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, the set x की पावर 1 x square x cube is, है ना, this set is linearly independent। let Vf be a vector space and W1 W2 are two subspaces, then W1 plus W2, है ना, ये है sum of web spaces, sum of subspace वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। और क्या होता है, लीनियर सम ऑफ सबस्पेस इज इक्वल टू W1 plus W2 और इसका आंसर होता है अल्फा 1 प्लस बीटा 1, जिसमें अल्फा 1 जो होता है वो आपके W1 का एलिमेंट होता है और बीटा 1 जो होता है वो आपके W2 का एलिमेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 25, द सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशंस इज कॉल्ड द स्पैन ऑफ द सेट, है ना। द स्पैन ऑफ द सेट की डेफिनेशन होती है कि सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशंस इज कॉल्ड स्पैन ऑफ द सेट, है ना, लीनियर स्पैन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, if S and T are subsets of a vector space Vn, then linear span of S intersection T, है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि लीनियर स्पैन ऑफ S इंटरसेक्शन T क्या होगा, तो आंसर में क्या लिखा है, द लीनियर स्पैन ऑफ, है ना, लीनियर स्पैन L S इंटरसेक्शन T इक्वल्स द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सबस्पेसेस ऑफ V दैट कंटेन्स S and T, ठीक है। तो V के जितने भी सबस्पेसेस हैं, ठीक है, और जिन सबस्पेसेस के अंदर S और T हैं उन सभी का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमको लीनियर स्पैन ऑफ S इंटरसेक्शन T मिल जाएगा। लीनियर स्पैन इज द सेट ऑफ, सेम क्वेश्चन रिपीट लेकिन थोड़ा रूप बदल के आया यहाँ पे, है ना, चकमा देने के लिए, लेकिन हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहा है कि लीनियर स्पैन इज द सेट ऑफ, ये पूछ रहा है कि लीनियर स्पैन किसका सेट होता है, तो हमने सीधे सीधे आंसर लिखा है
कि लीनियर स्पैन ऑफ वेक्टर स्पेस S इज सेट ऑफ ऑल फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट्स, है ना। वहां पे जो क्वेश्चन था हमने उसका यहाँ पे आंसर यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 28, द डायमेंशन ऑफ वेक्टर सबस्पेस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस विद डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू n। तो ये पूछा कि हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है v जिसका डायमेंशन है n, तो उसी वेक्टर का सबस्पेस जो है उसका डायमेंशन क्या होगा। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज तो नहीं हमें पता है, तो हम सीधे सीधे लेके एक आंसर हमें पता है कि जब जो किसी भी सबस्पेस का डायमेंशन होता है वो अपने वेक्टर सबस्पेस से या तो कम होगा या तो उसको इक्वल होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे आंसर में लिख दिया कि लेट W बी द वेक्टर सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V, है ना, और डायमेंशन ऑफ W इज लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V, और डायमेंशन ऑफ V क्या था n, therefore dimension of W is less than equal to n. Now question number 29, if W is subspace of vector space V then dimension of W, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, हमने अभी सीधे सीधे आंसर लिया कि डायमेंशन ऑफ W is less than equal to dimension of V. Question number 30, which of the following sets is not a vector subspace of the vector space, है ना, W1 is equal to AB0, AB belonging to R and W2 is equal to 0 0 C, C belonging to R। तो इसके अंदर पूछा है कि इनमें से कौन सा सबस्पेस, कौन सा सेट सबस्पेस नहीं है। जो ऑप्शन बी के अंदर सेट दिया ना हमें 0 0 C, वो एक सबस्पेस नहीं है। तो वेक्टर स्पेस इज आल्सो नोन एज लीनियर स्पेस, है ना, वेक्टर स्पेस को हम लोग लीनियर स्पेस भी बोलते हैं। एनी सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, जिस भी सेट के अंदर जीरो वेक्टर आया था ना तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। ऐसा नहीं बोल रहे कि वो लीनियरली डिपेंडेंट होगी, हम ऐसा कह रहे हैं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगी, क्योंकि ऐसा भी सेट एग्जिस्ट करता है जो कि ना ही लीनियरली इंडिपेंडेंट हो और ना ही लीनियरली डिपेंडेंट हो। क्वेश्चन नंबर 33, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेक्टर्स 3 1 -4 विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस, ठीक है, बेसिस दिया हमें यहाँ पे इन V3R इज, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो 3 1 4 इज इक्वल टू x इंटू 1 1 1 प्लस y इंटू 0 1 1 प्लस z इंटू 0 0 1। हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने बेसिस जो दिया था, है ना, तो बेसिस हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट दिए थे x y z, तो हम लोगों ने यहाँ पे x को x से, y को y से, z को z से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइनली सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो x इंटू 1 x आ गया, लेकिन फिर यहाँ पे y इंटू 0 0 हो जाएगा और z इंटू 0 0 हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x है। फिर उसके बाद सेकेंड के अंदर x इंटू 1 x आ जाएगा और y इंटू 1 y आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे थर्ड में z इंटू 0 0 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे सेकेंड में x प्लस वाई दिया हुआ है। उसी तरह थर्ड में x प्लस वाई प्लस z। अब यहाँ पे 3 इक्वेशन बनेगी, क्या क्या, x इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू -4। तीनों को हम सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा x3 y1 और z इक्वल टू -8, है ना। तो हमें कोऑर्डिनेट मिल गए उस वेक्टर के, उस बेसिस के अंदर, है ना, एक वेक्टर दिया हुआ था और बोला था कि बेसिस के अंदर उस वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो हमें यहाँ पे मिल गया। हम उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ऐसे, है ना, 3 1 -4, तो ऐसे लिखा जाएगा 3 इंटू 1 1 1 प्लस 1 इंटू 0 1 1 माइनस 8 इंटू 0 0 1, है ना। हम इस तरह से ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, if VF be a vector space over the field F, then a subset S of VF is said to be a basis of VF if, तो यहाँ पे हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपके पास एक वेक्टर स्पेस है, ठीक है, तो और उसका कोई सबसेट है, तो सबसेट को अगर बेसिस बनना है तो उसे कौन सी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने 2 कंडीशन लिख के दिया। क्या पहली कंडीशन है, S इज सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, S जो है वो हमारा सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स से बना होना चाहिए, ठीक है, और लीनियर स्पैन ऑफ S इज इक्वल टू वेक्टर स्पेस V, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि ईच एलिमेंट्स ऑफ VF इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट एलिमेंट्स ऑफ S, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस फॉलो करना चाहिए किसी भी सबसेट को, तब जाके वो बेसिस कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस ऑफ अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF इज कॉल्ड डायमेंशन। जी हाँ, बेसिस के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को हम काउंट करेंगे, और वो जो नंबर होता है उसे हम कहते हैं डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 36, द कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर 4 -3 2 विद रिस्पेक्ट टू द बेसिस, बेसिस दिया हुआ है इन V3R इज। हमने सेम तरह का क्वेश्चन अभी 2 क्वेश्चन पहले सॉल्व किया था, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पे सीधे सीधा आंसर दिया है 2 - 5 7
आप लोग सॉल्व करके देखिएगा और फिर अपना आंसर मैच करने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, द सेट ऑफ वेक्टर्स आर, ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स दिया है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। Question number 38. If W1 and W2 are two subspaces of finite dimensional vector space, then dimension of W1 plus W2, ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसे आप याद करिएगा और एमसीक्यू क्वेश्चंस में ये बहुत हेल्पफुल होगा, है ना। डायरेक्टली आंसर, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है कि डायमेंशन ऑफ W1 plus W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। क्वेश्चन नंबर 39, तो कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर, ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हमने इसको सॉल्व कर लिया है, इसलिए इसका सीधे सीधे सॉल्यूशन हमने नीचे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40, इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ एवरी फाइनाइट सबसेट इज। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स है, ठीक है, आपके पास एक इनफाइनाइट सेट है, इसके अंदर वेक्टर्स हैं, ठीक है, और अगर उस इनफाइनाइट सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट होना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि आपको सेट का कोई सा एक छोटा सा हिस्सा लो, ठीक है, जो कि फाइनाइट सबसेट होगा ऑब्वियसली, ठीक है, और वो फाइनाइट सबसेट है उसे लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तब जाके आपका जो इनफाइनाइट सेट है वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। now क्वेश्चन नंबर 41, which is वेक्टर स्पेस QR RQ या फिर CR। तो ये क्या, ये तीनों वेक्टर स्पेस, सॉरी ये तीनों क्या है, Q मतलब सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो क्या बोल रहा है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स ओवर अ फील्ड R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। तो Q ओवर द फील्ड R, है ना, फिर उसके बाद सेकंड क्या है, R ओवर द फील्ड Q, और थर्ड है C कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। तो इनमें से सिर्फ थर्ड वाला ऑप्शन है जो कि एक वेक्टर स्पेस है। द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V डिनोटेड बाय डायमेंशन ऑफ V इज, है ना, इसको हम लोग पहले देख चुके हैं, यहाँ पे भी हम यहाँ पे इसका आंसर कर देते हैं। आंसर क्या है कि द नंबर ऑफ वेक्टर्स इन एनी बेसिस ऑफ V, ठीक है। डायमेंशन ऑफ किसी भी वेक्टर स्पेस का डायमेंशन क्या होता है कि उस वेक्टर स्पेस के अंदर, उस वेक्टर स्पेस का जो बेसिस है, उस बेसिस के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, वो जो नंबर है वो डायमेंशन हो जाएगा उस वेक्टर स्पेस का। नाउ क्वेश्चन नंबर 43, इफ A is n cross n matrix of vectors, then rank of A plus nullity of A is equal to order of matrix। हम लोगों ने इसके पहले वाली यूनिट में जो क्वेश्चंस डिस्कस करे थे उसके अंदर हम लोगों ने नलिटी का फॉर्मूला डिस्कस करा था। तो नलिटी का फॉर्मूला होता है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स माइनस रैंक। तो यहाँ पे उन लोगों ने थोड़ा उल्टा कर दिया फॉर्मूले को, रैंक को इस साइड ले आए, तो रैंक प्लस नलिटी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, द सेट ऑफ वेक्टर्स 4 5 3 1 0 2 0 0 0 इज डैश ऑफ R3। तो ये बोल रहा है कि सेट ऑफ वेक्टर्स से क्या है, तो ये बेसिस है, ठीक है, R3 का बेसिस है। बेसिस है मतलब आप इन वेक्टर्स का यूज करके इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन से आप पूरा का पूरा R3 जनरेट कर सकते हो। Now question number 45, if M and N are two subspaces of a vector space V and if every vector in V belongs to either M or to N और बोथ देन, तो इसके अंदर क्या बोल रहा है कि ये क्वेश्चन कि एक वेक्टर स्पेस है V और उसके दो सब स्पेसेस है M और N, ठीक है, और V के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं या तो वो M के अंदर है या तो वो N के अंदर है या तो वो दोनों के अंदर बटे हुए हैं, ठीक है। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या निकलता है, तो कंक्लूजन ये निकलता है कि या तो जितने भी वेक्टर्स V के अंदर है वो या तो पूरे के पूरे एक बार M के अंदर आ जाए या तो पूरे के पूरे एक बार N के अंदर आ जाए। अगर ऐसा होगा तो उससे रिजल्ट निकला कि M इज इक्वल टू V और N इज इक्वल टू V, जो कि आंसर में लिखा हुआ है। या तो ऐसा हो सकता है कि V के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं, है ना, वो किसी एक सबस्पेस में है और और M और N दोनों सेम सबस्पेस है ना। तो इसका मतलब तब क्या होगा, M इज इक्वल टू N और इज इक्वल टू V, ठीक है। V के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं वो सब के सब एक पर्टिकुलर सबस्पेस में आएंगे और वो सबस्पेस M और N के इक्वल होगा। Question number 46. If B and D denote two bases of n-dimensional vector spaces, then number of elements in B and D are। तो क्वेश्चन कह रहा है कि, है ना, एक n नंबर ऑफ वेक्टर स्पेसेस है, ठीक है, n नंबर ऑफ डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस है और उनके दो बेसिस है B और D। तो उन दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो ये हमने एक थ्योरम में पढ़ा था, है ना, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द बेसिस, है ना, ऑफ एनी नंबर ऑफ वेक्टर स्पेसेस इज इक्वल, है ना। देयरफॉर बोथ आर कंटेंट, देयरफॉर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ द बेसिस विल बी इक्वल।
Question number 47. Let V be a vector space and let W be a subset of V. What does it mean when we say that W is closed under addition? ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि V एक वेक्टर स्पेस है और W उसका सबसेट है ना, W V का सबसेट है। तो अगर हम कहते हैं कि W इज क्लोज्ड अंडर एडिशन तो उसका क्या मतलब होता है? तो उसका ये मतलब होता है कि ना, अगर आपने दो एलिमेंट्स लिए X और Y जो कि W के अंदर है, ठीक है, X बिलोंग टू W एंड Y बिलोंग टू W, तो जब आप उन दोनों एलिमेंट्स का एडिशन करेंगे X प्लस Y, तो उनसे जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगी वो भी W के अंदर ही होगी, है ना, इसे हम बोलते हैं क्लोज्ड अंडर एडिशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 48. Give any two necessary and sufficient condition for non-empty subset W of a vector space V to be a vector subspace, है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि वेक्टर स्पेस है V और उसका हमने एक सबसेट लिया, तो अब उस सबसेट को सब स्पेस बनने के लिए कौन सी कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। तो हमने यहाँ पे दो कंडीशन लिखी हुई है आंसर में। कंडीशन 1, W इज क्लोज्ड अंडर वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, है ना। हमने भी देखा था कि क्लोज्ड अंडर एडिशन क्या होता है, तो उसी तरह क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए W, है ना, कि हम लोग किसी वेक्टर के अंदर किसी स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट जो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी W के अंदर ही होना चाहिए, है ना। ये तो कंडीशन 1 ही होगी। और कंडीशन 2 क्या है, if A, B belongs to F, है ना, F is field over which the vector space is declared, है ना, और अल्फा बीटा belong to W, तो इसका मतलब A इंटू अल्फा प्लस B इंटू बीटा शुड ऑल्सो बिलोंग टू W, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सबस्पेस है और जब हमें प्रूव करना होता है कि इफ अ सबसेट इज अ सबस्पेस और नॉट, हम इसी का यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि अल्फा A और B लेते हैं जो कि फील्ड के अंदर के दो एलिमेंट्स होते हैं, और अल्फा बीटा लेते हैं जो कि W के अंदर के दो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और हमको बस क्या करना होता है कि A अल्फा प्लस B बीटा का जो आंसर आता है हमें ये दिखाना होता है कि वो आंसर भी W के अंदर ही है, तो उससे हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि जो W है वो एक सबस्पेस बन जाएगा। Now question number 49. What is the condition so that the set of vectors S to be a basis, है ना। तो ये कह रहा है कि आपके पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है ना, और उस सेट ऑफ वेक्टर्स को बेसिस बनने के लिए कौन सी कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे दो कंडीशन लिखी है कि S कंसिस्ट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, S के अंदर जितने भी वेक्टर्स हैं वो सभी लीनियरली इंडिपेंडेंट होने चाहिए, है ना, एंड S जनरेट्स VF, है ना। जो वेक्टर स्पेस है वो हम पूरा का पूरा जनरेट कर पा सकते हैं अगर उस पर्टिकुलर सेट ऑफ एलिमेंट से, है ना, तो वो जो सेट हो जाएगा वो आपका बेसिस बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि तो बेसिस की डेफिनेशन होती है कि बेसिस के जितने भी एलिमेंट्स हैं आप उनका लीनियर कॉम्बिनेशन करके जो वेक्टर स्पेस है वो पूरा का पूरा आप जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50. सेट कंटेनिंग जीरो वेक्टर इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, है ना। एक क्वेश्चन शायद से पहले भी आ चुका है, रिपीट हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, है ना। याद कर लीजिए आप लोग कि जिस सेट के अंदर जीरो वेक्टर होता है वो सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। Now question number 51. Give the statement of dimension theorem. Dimension theorem का statement पूछ रहा है सीधा आंसर में लिखा हुआ है। The theorem states that if VF, है ना, vector space over field F is finite dimensional vector space, then any two bases of V have same number of elements. क्वेश्चन नंबर 52. डायमेंशन ऑफ स्पैन्स इज, स्पैन मतलब लीनियर स्पैन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो लीनियर स्पैन का डायमेंशन क्या होता है, तो लीनियर स्पैन का डायमेंशन इज ऑलवेज लेस देन द डायमेंशन ऑफ वेक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 53. रियल वेक्टर स्पेस इज, है ना, तो ये रियल वेक्टर स्पेस की यहाँ पे हमसे डेफिनेशन पूछ रहे हैं कि रियल वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन होती है कि मतलब ऐसा होता है कि जब हम किसी वेक्टर को ओवर द फील्ड समथिंग डिफाइन करते हैं ना, तो जब वो फील्ड रियल नंबर्स का सेट हो जाता है तो हम उस वेक्टर को बोलते हैं रियल वेक्टर स्पेस। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। व्हेन द स्केलर फील्ड एफ इज द रियल नंबर्स आर, द वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड अ रियल वेक्टर स्पेस, है ना। वही कि वी ब्रैकेट में एफ लिखते हैं, तो वो जो एफ फील्ड होती है ना, तो अगर वो फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है तो हम लोग उस वेक्टर स्पेस को रियल वेक्टर स्पेस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54. इन स्पेस C to the power n is called complex matrix. Question number 55. What is vector space? है ना, वेक्टर स्पेस इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड वेक्टर्स व्हिच मे बी एडेड टुगेदर एंड मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स कॉल्ड स्केलर्स, है ना। तो वेक्टर स्पेस क्या है, वेक्टर स्पेस इज सिंपली अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, और वो ऑब्जेक्ट्स कौन से, वेक्टर्स। तो हम लोग सेट ऑफ वेक्टर्स को बोलते हैं वेक्टर स्पेस, और उन वेक्टर्स को हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं या फिर किसी और नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना, और वो नंबर स्केलर्स होते हैं। Question number 56. If V is a vector space and U, V, W are vectors
such that u plus w is equal to v plus w, then u and v are related as. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हमें दिख रहा है ऊपर कि अगर u plus w is equal to v plus w है तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि u is equal to v, है ना. हम कैंसिलेशन लॉ लगाएंगे तो v w w कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर बचेगा u is equal to v. Real subspace of a vector space is, तो आंसर देखते हैं. लेट V be a vector space over the field F, है ना. Then V is subspace in itself for operation in V. Set 0 consists of 0 vector alone in a subspace of V called 0 subspace of V. तो ऐसा होता है कि अगर आपके पास है V एक वेक्टर स्पेस है ना, ओवर द फील्ड F. तो अगर आप उसका एक सबस्पेस लेना चाहोगे तो जो पूरा वेक्टर स्पेस है V वो खुद का सबस्पेस होगा ही होगा, है ना. तो जब वो खुद का सबस्पेस होगा ही होगा, है ना, और फिर एक सेट होगा जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट आता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ट्रिवियल सबस्पेस, है ना. है ना, सेट 0 कंसिस्ट ऑफ 0 वेक्टर, और उस सबस्पेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो 0 वाला वेक्टर होगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं 0 सबस्पेस. Can set of n tuples form a vector space under the operation addition of tuple and scalar multiplication, है ना जी हाँ, yes it is possible. Give statement of basis theorem. बेसिस थ्योरम का स्टेटमेंट पूछते हैं तो सीधे सीधे आंसर में लिखा हुआ है कि let VF be a vector space over the field F, then subset S of VF is said to be a basis of VF. बेसिस थ्योरम क्या होती है कि सबसेट लेंगे हम किसी एस का, वीएफ का सबसेट लेंगे एस, ठीक है, और फिर उन्हें कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस को फॉलो करना होता है. हमने वो दो कंडीशंस पहले देख ली थी कि है ना कि वो जो सेट है, सेट ऑफ वेक्टर्स है, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम पूरा वीएफ जनरेट कर सकते हैं, और वो जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, है ना. ये दो कंडीशन फॉलो करनी होती है तो तब जाके हम उस सेट को बोल सकते हैं कि वो बेसिस बन सकता है उस वेक्टर का. Now question number 60. In a vector space V, if V1, V2, V3 से लेके Vn तक generates V, and if W1, W2, Wm is linearly independent, then तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो, है ना, V1 से लेके Vn तक V जनरेट कर पा रहे हैं, है ना, पूरा का पूरा वेक्टर V जनरेट कर रहे हैं, और W1 से लेके Wm लिनियरली इंडिपेंडेंट है. तो इसका मतलब ये हुआ कि W1 से लेके Wm आर बेसिस ऑफ V. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन है शायद से, जो V1 से लेके Vn वाला जो पूरा सेट है ना वो W वाले सेट के अंदर आता है, ठीक है, वो W वाले सेट के अंदर आता है. और फिर उसके बाद हम लोगों ने देख लिया कि जो W वाला सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है, और उसके अंदर हम लोग लीनियरली डिपेंडेंट है, और फिर उसके अंदर जब हम लोग V वाला सेट ऐड करेंगे तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बन जाएगा, ठीक है. एक कंडीशन फॉलो हो गई, और फिर उसके अंदर हम लोगों ने V वाला सेट ऐड कर दिया है, और जो V वाला सेट है वो पूरे के पूरे वेक्टर स्पेस को जनरेट कर सकता है, ठीक है. तो दूसरी कंडीशन भी फॉलो हो गई और पहली कंडीशन भी फॉलो हो गई. तो इसका मतलब ये हुआ कि W1 से लेकर Wm इज अ बेसिस ऑफ V, ठीक है. तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं यूनिट 3 वेक्टर स्पेसेस के. हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में जहाँ पे हम लोग 60 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे यूनिट 4 जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू.